नमस्कार सभी बच्चों को। मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय एस के सर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंदर हम अरावली पर्वतमाला का अध्ययन कर रहे थे पिछली क्लास में। अरावली पर्वतमाला के अंदर हमने अरावली की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, अरावली के विस्तार के बारे में पढ़ा, अरावली के प्राचीन नाम उपनामों को हमने पढ़ा, आकृति कैसी है, उसकी तुलना किसके साथ है, उसमें कैसी मिट्टियां पाई जाती है, कैसी फसलें हैं, कौन सी नदियां बहती है अरावली पर्वतमाला के अंदर। तो अरावली का स्वभाव किस प्रकार से है वो हमने देखा। आज हमें जो अरावली से जुड़ी हुई दूसरी चीज का जो हमें अध्ययन करना है वो हमारे क्या है कि देखिए, कल हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं कि हमने देखा था अरावली राजस्थान के अंदर हमने कुछ इस प्रकार से इसका विस्तार बनाया हुआ था। ये अरावली पर्वतमाला को हमने पढ़ा है, अध्ययन किया है इसका। अब देखिए, हमारे क्या है, अरावली को 3 भागों में बांट लिया राजस्थान के अंदर। एक भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। इन तीनों भागों को हमने अलग अलग नाम दे दिए। ये हमारा जो प्रथम पार्ट है इसे हम कहते हैं उत्तरी अरावली। इसको किस नाम से जानते हैं? उत्तरी अरावली के नाम से जानते हैं, उत्तरी अरावली। फिर हमारा जो मध्य, ये जो दूसरा भाग है इसे हम कहते हैं मध्य अरावली। इसको किस नाम से जाना गया है? मध्य अरावली पर्वतमाला। और तीसरा जो हमारा अरावली का भाग है इसे हम कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी अरावली, दक्षिणी पश्चिमी अरावली। तो ये हमारी अरावली पर्वतमाला के 3 भाग हो गए। अरावली पर्वतमाला के कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। अब हमारे लिए यहाँ से क्या है, हमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, राजस्थान में अरावली का विस्तार कितने जिलों में है। जब जिलों की हम बात करते हैं तो देखो, अलग अलग बुकों के अंदर अलग अलग आपको जिले पढ़ने को मिलेंगे। कहीं पर 12 जिलों के अंदर अरावली का विस्तार मिलता है तो कहीं पर 13 में अरावली का विस्तार मिलेगा, यानी अरावली का विस्तार। परंतु देखो, संपूर्ण रूप से, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के अंदर संपूर्ण रूप से अरावली का विस्तार कितने जिलों में है, संपूर्णतया कितने जिलों के अंदर है। तो संपूर्णतया हमारे यहाँ पर 7 जिलों को लिए जाते हैं, 7 जिले माने गए हैं। जैसे कि हम अध्ययन करते हैं संपूर्णतया कितने जिले हैं, तो 7 जिले ऐसे हैं जिनमें अरावली पर्वतमाला का विस्तार माना गया है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आया था वो क्या था, उत्तरी अरावली में संपूर्ण रूप से कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा, उत्तरी अरावली में राजस्थान के 3 जिलों को रखा गया है। वहीं पर मध्य अरावली में राजस्थान का 1 जिला रखा गया है। वहीं पर दक्षिणी अरावली में भी राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए हैं? 3 जिले शामिल किए गए हैं। संपूर्ण रूप से 7 जिले हैं, वैसे जिले 12 या 13 की संख्या होती है। अब हमारे जब बात करते हैं उत्तरी अरावली के अंदर 3, वो कौन से हैं। तो उत्तरी अरावली की जब हम बात करते हैं तो उत्तरी अरावली में संपूर्ण जो जिले शामिल है उनमें एक तो हमारा जयपुर जिला, एक तो हमारा कौन सा है? जयपुर जिला है। जयपुर के पास में अगर हम बात करते हैं तो दूसरा हमारा जो इसमें शामिल जिला है वो कौन सा है? अलवर। जयपुर, अलवर और दौसा। जयपुर, अलवर और दौसा, ये जो जिले हैं, इन 3 जिलों को उत्तरी अरावली के अंदर शामिल किया गया है। इसके अलावा सीकर और झुंझुनू जो मरुस्थल के अंदर भी है और अरावली पर्वतमाला के, उत्तरी अरावली पर्वतमाला के हिस्से हैं। वैसे देखें तो यहाँ पर 5 जिले आते हैं उत्तरी अरावली के अंदर, जो हमारा सीकर और झुंझुनू, जहाँ पर अरावली का अंतिम बिंदु है। तो ये 5 जिले हैं, सीकर और झुंझुनू भी है, परंतु संपूर्ण रूप से 3 जिले हैं, जयपुर है, अलवर है और कौन सा है? दौसा है। इसके अलावा मध्य अरावली का एकमात्र जो जिला है वो कौन सा है? अजमेर। मध्य अरावली का एकमात्र जिला कौन सा है? अजमेर। अजमेर के अलावा अगर हम बात करते हैं तो मध्य अरावली के अंदर देखिए टोंक और सवाई माधोपुर। मध्य अरावली के अंदर जो अलग जो जिले हैं वो टोंक और सवाई माधोपुर, इन 2 जिलों को भी शामिल किया जाता है। परंतु संपूर्णतः जब जिले की बात होती है तो मध्य अरावली के अंदर एकमात्र जिला आता है और वो जिला कौन सा है? अजमेर जिला है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं दक्षिणी पश्चिमी अरावली के अंदर, तो दक्षिणी पश्चिमी अरावली के अंदर 3 जिले हमारे संपूर्ण रूप से शामिल किए गए हैं। 3 जिलों की जब हम बात करते हैं कौन से हैं, तो हमारा देखिए सिरोही जिला, सिरोही
सिरोही के बिल्कुल नीचे है उदयपुर, और इसी उदयपुर के पास में जो जिला है राजसमंद। ये जो 3 जिले हैं, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद, इन्हें संपूर्ण रूप से शामिल किया गया है। संपूर्ण रूप से इन 3 जिलों को शामिल किया गया है, सिरोही को, उदयपुर को और राजसमंद को। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर प्रतापगढ़ शामिल है, प्रतापगढ़ अरावली के अंदर शामिल है। प्रतापगढ़ के अलावा चित्तौड़गढ़ जिला शामिल है, चित्तौड़गढ़ जिला शामिल है। इसके अलावा कुछ भाग भीलवाड़ा का इसमें शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला का विस्तार होता है। हमें क्या याद रखना है, कभी वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, कभी अरावली पर्वतमाला में छोटे एग्जामों में कभी क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला में कितने जिले शामिल हैं, परंतु बड़े एग्जामों में क्वेश्चन ये बन सकता है कभी राजस्थान के संपूर्णतः कितने जिले अरावली में शामिल है, तो 7। संपूर्णतः उत्तरी अरावली में कितने, तो 3। मध्य अरावली में कितना, 1। और दक्षिणी पश्चिमी अरावली में भी कितने हैं, 3 हैं। उत्तरी अरावली के 3 कौन से हैं, तो जयपुर, अलवर और दौसा। इसके अलावा मध्य अरावली में कौन सा है, तो अजमेर। और दक्षिणी पश्चिमी अरावली में कौन सा है, तो सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले हैं। अब इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, उत्तरी अरावली की जब हम बात करते हैं तो उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी मानी गई है, मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है और दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है। तो मध्य अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो है 450 मीटर। उत्तरी अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 450 मीटर है। वहीं पर मध्य अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 700 मीटर। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, 700 मीटर। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी मानी गई है, तो 1000 मीटर। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, छोटे एग्जामों में भी बड़ा शानदार क्वेश्चन बन सकता है। कभी उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई पूछ ले तो 450 मीटर मानी गई, वहीं पर मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 700 मीटर मानी गई है। वहीं पर आपसे दक्षिणी की पूछ ले तो दक्षिणी की जो मानी गई है वो कितनी है, 1000 मीटर औसत ऊंचाई मानी गई है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ से हमारे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखो हमसे सीधा क्वेश्चन डाल देता है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हम जब बात करते हैं कि उत्तरी अरावली की, तो उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। और मध्य उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ जो चोटी है ये पड़ती है सीकर के अंदर। रघुनाथगढ़ कहाँ पे है, सीकर के अंदर। 1055 मीटर ऊंची ये चोटी है, 1055 मीटर ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर। हमें कम से कम एक एक चोटी का पता होना चाहिए। इसके ज्यादा अगर आप याद रख सकते हो तो इसके बाद में देखिए मालखेत, मालखेत, मालखेत भी जो चोटी है वो सीकर के अंदर पड़ती है। इसके अलावा लोहागरल, लोहागरल, लोहागरल जो है वो झुंझुनू के अंदर पड़ती है। ये 3 उत्तरी अरावली की ऊंची चोटियां, रघुनाथगढ़ सीकर में, मालखेत सीकर में और लोहागरल झुंझुनू के अंदर। उत्तरी अरावली की 3 ऊंची चोटियां, ये आप कम से कम एक तो ध्यान पक्का ही रखना है, कन्फर्म भी। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो रघुनाथगढ़ है, सीकर के अंदर पड़ती है, 1055 मीटर ऊंची है। इसके अलावा बात करते हैं मालखेत सीकर में 1052 मीटर ऊंची चोटी। फिर इसके बाद में अगर बात करते हैं लोहागरल झुंझुनू तो 1051 मीटर ऊंची चोटी है। अब ऐसा ही क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है मध्य अरावली से, कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है, तो ध्यान देने वाली बात है कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और हमारा आंसर आता है तारागढ़ अजमेर के अंदर। अभी भी बहुत सारी बुकों के अंदर ये लिखा हुआ तारागढ़ अजमेर के अंदर, परंतु अगर हमारे पास ऑप्शन के अंदर एक नाम ध्यान से सुनिएगा, मोरामजी या गोरामजी, ये अगर आपको ऑप्शन में नाम दिया हुआ है मोरामजी, मोरामजी, या यहाँ पे नाम लिखा हुआ है गोरामजी, मोरामजी या गोरामजी,
मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ये, ध्यान रखना। मोरामजी या गोरामजी, कुछ बुकें हमें ये बताती है कि ये अलग अलग चोटी है। अभी तक इसका संपूर्ण रूप से क्लियरिफिकेशन नहीं है कभी ये अलग है या एक ही है। मोरामजी या गोरामजी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 933 मीटर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 933 मीटर है। इसके बाद में मध्य अरावली की, अगर ये ऑप्शन में नहीं है दी हुई, तब मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तारागढ़। और तारागढ़ की अगर बात करते हैं 780 मीटर ऊंची चोटी, और ये भी कहाँ पे है, अजमेर के अंदर पड़ती है। तारागढ़ मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पे है, अजमेर के अंदर। इसके बाद में अगर हम आते हैं दक्षिणी अरावली के अंदर, तो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी सबको पता है, क्या नाम है, गुरु शिखर। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। और गुरु शिखर कहाँ पे है, सिरोही के अंदर, माउंट आबू सिरोही में पड़ती है ये। अगर हम बात करते हैं कितनी ऊंची है, तो हमारे यहाँ सबको पता है 1722 मीटर ऊंची ये चोटी, ठीक है जी। 1722 मीटर ऊंची ये चोटी जो पड़ती है गुरु शिखर सिरोही के अंदर, माउंट आबू के अंदर ये चोटी है। ध्यान रखना, राजस्थान की भी, सीधी राजस्थान की पूछ ले, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी, कुछ भी नहीं देकर सीधे कह दे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है, गुरु शिखर है। दक्षिणी अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। कल मैंने भारत के संदर्भ में भी बताया था, हिमालय पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच सबसे अगर ऊंची कोई चोटी है तो वो भी कौन सी है, गुरु शिखर ही है। विंध्याचल और हिमालय के बीच भारत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, 1722 मीटर ऊंची चोटी, ठीक है। ध्यान रखना, इसी गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था, संतों का शिखर कहा था। संतों का शिखर, इसी चोटी को कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो शेर, और शेर भी कहाँ पे है, सिरोही के अंदर है। शेर चोटी दूसरी सबसे ऊंची चोटी यहाँ कौन सी है, शेर भी सिरोही में। तीसरी सबसे ऊंची चोटी दिलवाड़ा की भी बात करते हैं तो यहीं पे पड़ जाती है, दिलवाड़ा सिरोही के अंदर। फिर जरगा पर्वत आ जाता है। तो ये इस प्रकार से हमारे अरावली का विस्तार, दोबारा आज का रिपीट कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा। अरावली 3 भागों में है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, ठीक है जी। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं अरावली में संपूर्ण कितने जिले शामिल हैं, तो 7 जिले। उत्तरी अरावली के अंदर 3 आते हैं, जयपुर, अलवर, दौसा। इसके अलावा सीकर है, झुंझुनू है, पर संपूर्ण रूप से जयपुर है, अलवर है, दौसा है। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 450 मीटर। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर। दूसरी सबसे ऊंची मालखेत सीकर, तीसरी लोहागढ़ झुंझुनू। फिर बात करते हैं मध्य अरावली, तो मध्य अरावली में संपूर्ण रूप से शामिल जिला है अजमेर। अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा टोंक और सवाई माधोपुर जो अरावली का केंद्रीय भाग भी है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो 750 मीटर है मध्य अरावली की औसत ऊंचाई। सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो मोरामजी या गोरामजी, सबसे ऊंची चोटी 933 मीटर। फिर तारागढ़ की दूसरी बात करते हैं तो तारागढ़ सबसे ऊंची चोटी। फिर आ जाती है हमारी ये दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली में संपूर्ण रूप से 3 जिले, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। इसके अलावा प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है। दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई 1000 मीटर। फिर दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। फिर कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है। फिर दिलवाड़ा है। हाँ, एक ये ध्यान देना, ये 780 नहीं है, सॉरी, 873 मीटर ऊंची चोटी, 870 लिखा होता है, या 873 मीटर ऊंची चोटी है तारागढ़ जो अजमेर में पड़ती है, ये सही कर लेना, 870 या 873। अब एक यहाँ पर कॉमन बात को ध्यान रखना, हमसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है। अरावली की औसत ऊंचाई
यानी टोटल, जैसे कि हमने उत्तरी अरावली की पढ़ी, दक्षिणी अरावली की पढ़ी, सॉरी मध्य अरावली की और दक्षिणी की, वैसे ही अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है। तो ध्यान रखना, निर्माण के समय जब अरावली का निर्माण हुआ था जिस युग के अंदर, तब अरावली की औसत ऊंचाई 2800 मीटर थी। तब औसत ऊंचाई कितनी थी? 2800 मीटर। निर्माण के समय अरावली की औसत ऊंचाई कितनी थी? 2800 मीटर। और वर्तमान में अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। वर्तमान में अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है। और अगर हमसे पूछे निर्माण के समय, तो निर्माण के समय अरावली की औसत ऊंचाई कितनी थी? 2800 मीटर। तो ये हमारे अरावली के बारे में जो बातें हैं उनसे। अब देखिए हमारे अरावली, या हम सीधा कहें कि अभी राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला के अंदर कुछ पठार हैं, कुछ दरे बने हुए हैं, कुछ हमारे घाट बने हुए हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करते हैं। वो सारे राजस्थान के ही हम कंप्लीट कर लेते हैं। कभी राजस्थान के अंदर कहाँ पर कौन सा दरा बना हुआ है, कौन सा नाल बना हुआ है, कौन सा घाट बना हुआ है, तो वो सारे हम एक साथ ही ले लेते हैं। संपूर्ण राजस्थान के अरावली में भी शामिल हैं, वो अरावली के अंदर आ जाएंगे। जो अरावली से बाहर हैं वो उनका भी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए हमारा टॉपिक राजस्थान के प्रमुख पठार। राजस्थान के प्रमुख पठार कौन से पठार हैं? वैसे तो अधिकतर अरावली पर्वतमाला के तहत ही आती हैं। इसके अलावा जो बच जाते हैं अरावली से वो भी हम छोड़ेंगे नहीं, यहीं पे ले लेंगे। राजस्थान के प्रमुख पठारी भाग, ये हमारा राजस्थान। अब देखिए राजस्थान के प्रमुख पठार, और प्रमुख पठार की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो पठार हैं यहाँ पर सिरोही के अंदर हमें दो पठार पढ़ने हैं। एक तो है उड़िया का पठार और दूसरा है आबू का पठार। हमारे अगर हम बात करते हैं उड़िया का पठार सिरोही के अंदर, ये अगर आपके पास नक्शा है तो आप नक्शे में बना लीजिए उड़िया का पठार, माउंट आबू सिरोही। दूसरा आबू का पठार, आबू का पठार, आबू का पठार, ये भी कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। उड़िया का पठार और आबू का पठार दोनों के दोनों सिरोही के अंदर है। ध्यान रखिए उड़िया का पठार यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठारी भाग है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार अगर कोई है तो वो कौन सा है? उड़िया का पठार है। और राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा कोई पठार है तो वो कौन सा है? आबू का पठार। दोनों के दोनों किस जिले में है? सिरोही जिले के अंदर है। दोनों पठारी भाग कहाँ पे है? सिरोही में। दोनों के दोनों पठार कहाँ पे है? सिरोही में। एक तो है उड़िया का पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। दूसरा है आबू का पठार, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया के पठार की अगर हम बात करते हैं तो यह 1360 मीटर ऊंचा उठा हुआ भाग है। ये कितनी ऊंचाई रखता है? 1360 मीटर ऊंचा उठा हुआ। वहीं पर आबू के पठार की बात करते हैं तो यह 1200 मीटर ऊंचा उठा हुआ पठारी भाग है। 1360 और 1200 ये सबसे ऊंचा और ये दूसरा सबसे ऊंचा पठारी भाग। इसके बाद में देखिए ऐसे ही कुछ नामों की अगर हम बात करते हैं, देखो ऐसे ही उड़िया है और ऐसे ही आबू का पठार है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं तो देखो हमारे दो पठारी भाग यहाँ पे पड़ते हैं अलवर जिले के अंदर। हमारे दो पठारी भाग आते हैं अलवर के अंदर। एक का नाम है कांकणवाड़ी का पठार, कांकणवाड़ी का पठार, कांकणवाड़ी का किला भी है और कांकणवाड़ी का पठार, कांकणवाड़ी का पठार अलवर के अंदर। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो कैसे ही है करास्का का पठार, करास्का का पठार, और करास्का का पठार भी कहाँ पे है? अलवर के अंदर है। कांकणवाड़ी का पठार और करास्का का पठार दोनों के दोनों पठारी भाग कहाँ पे फैले हुए हैं? अलवर के अंदर। ये यहाँ पर जिले का नाम लिख देता हूं मैं, अलवर। तो ये हमारे दो पठार हो गए, कांकणवाड़ी और करास्का का पठार दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? अलवर में। फिर देखिए हमारे दो पठारी भाग यहाँ पर चित्तौड़गढ़ जिले की जब हम बात करते हैं, हमारा चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ के अंदर ही ऐसे ही हमें दो पठार पढ़ने को आते हैं। जैसे मेसा का पठार, जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, मेसा का पठार,
मेसा का पठार, और दूसरा अगर हम बात करते हैं मनदेसर का पठार, मनदेसर का पठार, ये भी चित्तौड़गढ़ में है। मनदेसर का पठार और मेसा का पठार दोनों के दोनों कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो ये बिल्कुल कॉमन सी बातें हैं, कैसे कांकड़वाड़ी, कैसे क्रास का, मैं से मेसा और मैं से मंदेसर, ऐसे उड़िया और ऐसे ही अब्बू का पठार। अब इसके अलावा हमारे जो इम्पोर्टेंट पठारी भाग बसते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा है उदयपुर जिला, और उदयपुर के ऊपर यहाँ पर आपका पड़ जाता है राजसमंद जिला। उदयपुर और राजसमंद, उदयपुर और राजसमंद के मध्य यहाँ पर एक पठार फैला हुआ है। उदयपुर और राजसमंद के मध्य एक पठार फैला हुआ है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि उदयपुर का तो जो भाग है वो है गोगुंदा, गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ कहाँ पे पड़ता है? राजसमंद में। गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ के मध्य फैले हुए पठारी भाग को किस नाम से जानते हैं? गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य फैले हुए पठारी भाग को किस नाम से जानते हैं? तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य फैले हुआ पठारी भाग क्या कहलाता है? बोराट का पठार। किस नाम से जानते हैं हम इसे? बोराट का पठार, बोराट का पठार। गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य फैले हुए, ध्यान रखना गोगुंदा कहाँ पे है? उदयपुर में। गोगुंदा कहाँ पे है? उदयपुर में। और कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजसमंद में। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य फैले हुए पठारी भाग को क्या कहेंगे? बोराट का पठार कहेंगे। फिर यहीं पर उदयपुर के अंदर ही एक झील पड़ती है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो कृत्रिम झील है जयसमंद झील। उस जयसमंद झील के पास में पूर्व दिशा के अंदर एक पठार फैला हुआ है। जयसमंद झील के पूर्व में एक पठार फैला हुआ है जिसको हम कहते हैं लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठारी भाग, लसाड़िया का पठार। और लसाड़िया का पठार कहाँ पे आ गया? उदयपुर में। लसाड़िया का पठार कहाँ पे है? उदयपुर। जयसमंद झील के पूर्व में फैला हुआ, जयसमंद जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, उस झील के पूर्व में फैला हुआ पठारी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो लसाड़िया का पठार। और लसाड़िया कहाँ पे पड़ता है? उदयपुर के अंदर। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिए उदयपुर और सिरोही, उदयपुर और सिरोही के मध्य एक पठारी भाग फैला हुआ है। उदयपुर और सिरोही के मध्य एक पठारी भाग फैला हुआ है जिसको हम कहते हैं भोमट का पठार। भोमट, ये तो ध्यान रखना बोराट है। भोमट का पठार, भोमट का पठार। उदयपुर और राजसमंद के मध्य फैले हुए पठारी भाग को किस नाम से जानते हैं? भोमट के पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे सामने और कौन से पठारी भाग बच जाते हैं? तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हमारे ये हमारा भाग आ जाता है भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ का ही भाग है भैंसरोडगढ़, ये वाला भाग जो है भैंसरोडगढ़। और यहाँ पर आपको जिला ऊपर पढ़ने को आता है भीलवाड़ा। यहाँ पर जिला कौन सा पढ़ते हो? भीलवाड़ा। तो यहाँ पर देखिए बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य, बिजोलिया ऊपरी भाग अगर हम लेते हैं बिजोलिया, और बिजोलिया के बारे में सब जानते हो। बिजोलिया कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर। बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा, अगर आपको याद आ रहा हो तो, राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। तो बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ के मध्य फैले हुए पठारी भाग को किस नाम से जानते हैं? बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ के मध्य फैले हुए पठारी भाग को किस नाम से जानते हैं? तो हम इसे कहते हैं ऊपरमाल का पठार। इसे किस नाम से जानते हैं? ऊपरमाल का पठारी भाग, ऊपरमाल का पठार। ठीक है जी। देखिए दोबारा मैं सारे रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा अब सिस्टम डगमगाने लग गया होगा। देखो सबसे पहले दो पठारी भाग याद रखो, उड़िया का पठार और आबू का पठार। दोनों के दोनों कहाँ पे है? सिरोही के अंदर। उड़िया राजस्थान का सबसे ऊंचा पठारी भाग है, 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। वहीं आबू का पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, 1200 मीटर।
दोनों कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। कांकड़वाड़ी और करास्का, कैसे ही कांकड़वाड़ी कैसे ही करास्का, दोनों के दोनों पठारी भाग कहाँ पे हैं? अलवर के अंदर है। मैं से मेसा का पठार और मैं से ही मंदेसर का पठार, मेसा का पठार, मंदेसर का पठार। इसके अलावा यहाँ पर एक और भी पठारी भाग है चित्तौड़गढ़ में, पोतवार का पठार। कौन सा रह जाता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एक और पठारी भाग आ जाता है पोतवार, पोतवार का पठार। और पोतवार का जो पठार है ये भी चित्तौड़गढ़ में है। पोतवार, मेसा और मंदेसर तीनों के तीनों कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। फिर ध्यान रखना कि उदयपुर और सिरोही के मध्य, नक्शा अगर आपके पास है तो आप बना सकते हो इसमें, उदयपुर और सिरोही के मध्य फैले हुए पठारी भाग को कहते हैं भूमट का पठार। वहीं पर गोगुंदा, गोगुंदा पड़ता है उदयपुर में, गोगुंदा कहाँ पे है? उदयपुर में। गोगुंदा से कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजसमंद में। गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य फैले हुए पठारी भाग को क्या कहते हैं? बोराट का पठार कहते हैं। ठीक है। फिर जयसमंद झील के पूर्व में, अगर हम ये कहें यहाँ पर जयसमंद झील है, जयसमंद झील के पूर्व में एक पठारी भाग फैला हुआ है जिसको किस नाम से जानते हैं? लसाड़िया का पठारी भाग, लसाड़िया का पठारी भाग उदयपुर के अंदर। फिर ध्यान रखना कि बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ के मध्य फैले हुए पठारी भाग को क्या कहते हैं? ऊपरमाल का पठार कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऊपरमाल का पठारी भाग। ठीक है। अब देखिए इसके अलावा हमारे सामने एक दो पठारी भाग और पड़ जाते हैं, अगर हम यहीं पर उनकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर देखो चारों जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अगर हम बात करते हैं ये हमारा कोटा, ऊपर इसके बूंदी जिला, बूंदी यहाँ पर बारा जिला और यहाँ पर आपका झालावाड़ जिला। यहाँ पर एक पठारी भाग फैला हुआ है जिसको हम कहते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में फैले हुए पठारी भाग को किस नाम से जानते हैं? हाड़ौती का पठार। इसको किस नाम से जानते हैं? हाड़ौती का पठार। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के पठारी भाग को हम किस नाम से जानते हैं? हाड़ौती का पठार। इसे हम आगे अध्ययन भी करेंगे। हमारा चौथा जब टॉपिक आएगा मालवा का पठार, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, तो इसे अलग अलग नाम जब हम बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर झालावाड़ जिले के अंदर एक पठारी भाग है जिसको हम कहते हैं झालावाड़ का पठार। बाकी चारों जिलों में फैले हुए पठारी भाग को क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार। तो ये राजस्थान के अंदर फैले हुए प्रमुख पठारी भाग हैं। कौन सा पठार राजस्थान के किस जिले के अंदर पड़ता है? इसके अलावा देखिए एक छोटा सा टॉपिक और उठाते हैं आज के दिन, फिर हमारी अरावली पर्वतमाला से जुड़ी हुई क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। हम देखिए राजस्थान के अंदर फैले हुए प्रमुख दरे, प्रमुख घाट या प्रमुख नाल। दरे, घाट या नाल की जब हम बात करते हैं कि किन्हीं पठारी भागों या पहाड़ी भागों के, जैसे कि हमारे सामने ये पहाड़ी भाग या हम कहें पठारी भाग है, इस प्रकार से कोई पठारी भाग या पहाड़ी भाग फैला हुआ है। अब इन पहाड़ी भागों के मध्य से कि हमें यहाँ पर सब बेसिक सी बात बता रहा हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं और हमें यहाँ पर इस साइड में आना है। अब हमें या तो इस पठार के इधर से आना पड़ेगा या फिर इस साइड से, यानी हमें बीच में से अगर कोई सीधा रास्ता मिल जाए, इस प्रकार से इसको काट कर कोई बीच में से एक सीधा रास्ता निकाल दे, तो ये रास्ते निकलने जो जाते हैं ये होते हैं संकीर्ण रास्ते। ये कैसे रास्ते होते हैं? संकीर्ण। और संकीर्ण का मतलब क्या है? पतला। संकीर्ण का मतलब क्या है? पतले रास्ते। संकीर्ण या पतले रास्ते होते हैं। अब देखो कि दो पहाड़ी भागों के मध्य, अब दो पहाड़ी भाग हो गए ना, दोनों पहाड़ी भागों के मध्य जो तंग रास्ते होते हैं, दो पहाड़ी भागों के मध्य जो तंग रास्ते होते हैं, उन तंग रास्तों को हम किस नाम से जानते हैं? दरे, नाल या घाट के नाम से जानते हैं। अब राजस्थान के अंदर कुछ प्रमुख दरे हैं जो कि नहीं या तो दो जिलों को हमारे जोड़ते होंगे या वो किसी नेशनल हाईवे वहाँ से गुजरता होगा, तो उसकी हम बात करते हैं। खास करके हमारे पूछ लेता है NH14 कौन से दरे से होकर निकलता है, या मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाला दरा कौन सा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। वैसे कभी इतना डीपली जाकर पूछा नहीं गया है, कभी किन्हीं दो जिलों के नाम देकर पूछ ले भी कौन सा दरा किसको जोड़ता है। हमें सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है
कि हाथीगुड़ा की नाल राजस्थान के किस जिले में बनी हुई है, देशूरी की नाल राजस्थान में कहाँ है, ठीक है, बड़तरा राजस्थान में कहाँ है, सोमेश्वर की नाल कहाँ पे बनी हुई है। तो वो हमें अगर बेसिक पता हो कभी कौन सा दरा राजस्थान के अंदर कहाँ पे है, कहाँ पड़ता है, उसकी स्थिति क्या है, तो वो हमें पता होनी चाहिए। देखिए हमारा टॉपिक रहेगा कि राजस्थान के प्रमुख दरे, घाट या नाल, जो अरावली के अंदर भी है, अधिकतर सारे अरावली के अंदर आते हैं राजस्थान के। अरावली के अलावा कुछ हाड़ौती क्षेत्र के हैं, एक जिला बूंदी है, बूंदी के अंदर कुछ पड़ जाते हैं, 3-4 वो हाड़ौती के हैं, तो वो भी हम साथ में ही कर लेंगे। अधिकतर वैसे अरावली के तहत ही आते हैं। देखो हमारे अगर हम बात करते हैं जैसे कि पाली जिला, हमारा एक जो हमारा जिला है पाली जिले के अंदर कुछ दरे, घाट या नाल बने हुए हैं। तो पाली के अंदर अगर हम बात करते हैं कैसे याद रखें, तो एक सीधी सी लाइन याद रख लो, 10-12 हाथी पाली में, 10-12 हाथी पाली में, कहाँ, पाली में, 10-12 हाथी कहाँ पे है, पाली के अंदर है। तो इससे हमारे पाली के अंदर जितने भी दरे, नाल या घाट बने हुए हैं वो सारे आ जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं, देखो 10-12 हाथी, तो 10 से क्या बनाना है, देशूरी की नाल, देशूरी की नाल, देशूरी की नाल। और देशूरी की नाल की अगर हम बात करते हैं तो देशूरी की नाल कहाँ पे बनी हुई है, पाली के अंदर बनी हुई है। फिर अगर हम बात करते हैं बाहर से, तो बरदरा, बरदरा, और बरदरा कहाँ पे है, पाली के अंदर है। फिर हाथी से हाथीगुड़ा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, ये भी कहाँ पे पड़ती है, पाली के अंदर पड़ती है। तो 10-12 हाथी पाली के अंदर, देशूरी की नाल, बरदरा और इसके अलावा हाथीगुड़ा की नाल, ये 3 जो हैं ये पाली के अंदर है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि कुछ बुकों के अंदर अगर हम बात करते हैं या अधिकतर बुकों में आप देखोगे तो कहीं में ये हाथीगुड़ा की नाल कहीं पर दिखाई देगा, बरदरा कहीं पर, क्योंकि ये किन्हीं न किन्हीं दो को आपस में जोड़ता है। ये दरे या नाल या घाट जो होते हैं वो किन्हीं दो को आपस में जोड़ रहे होते हैं, और जोड़ने की वजह से कुछ बुकों ने उसको, जैसे कि कोई उदयपुर को मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है, उदयपुर को पाली से अगर जोड़ता है, तो किसी ने इसको हाथीगुड़ा की नाल को पाली में दर्शा रखा है, तो किसी को हाथीगुड़ा की नाल ने उदयपुर में दर्शा दी। तो उसमें कंफ्यूजन वाली इतनी बातें नहीं है। देशूरी की नाल, बरदरा, हाथीगुड़ा की नाल, तीनों की तीनों कहाँ पे आ जाते हैं, पाली के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारा उदयपुर जिला, उदयपुर, और उदयपुर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारे कुछ दरे, घाट, नाल आते हैं। तो हम एक लाइन में इसे भी याद रख सकते हैं कि सोम देवता को, सोम देवता को केवड़ा के फूल चढ़ाए, केड़वा या केवड़ा, केवड़ा के फूल चढ़ाए, सोम देवता को केड़वा के फूल चढ़ाए। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि अभी पाली के अंदर कौन से, सॉरी उदयपुर के अंदर कौन से हैं, सोम देवता को केवड़ा के फूल चढ़ाए। तो सोम से हमारा कौन सा हो जाएगा, सोमेश्वर दरा, सोमेश्वर दरा, सोमेश्वर दरा, ठीक है। सोमेश्वर दरा कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है, सोमेश्वर दरा उदयपुर। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपको के एक तो ध्यान रखना है केड़वा की नाल, केड़वा की नाल, और एक आपको केड़वा या यहाँ पे केलवा, केलवा की नाल, केड़वा की नाल या केलवा की नाल, दोनों के दोनों कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है। इसके अलावा फूल से क्या याद रखना है, फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल, ये भी कहाँ पे पड़ती है, उदयपुर में, जहाँ से सोम, मानसी, वाकल नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है। सोम, मानसी और वाकल जो ये नदियां हैं, तो इनका उद्गम होता है। हाँ एक ये देव, देव से ध्यान रखना, देवबारी की नाल, देवबारी, और देवबारी की नाल भी कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है, देवबारी की नाल उदयपुर में। तो देखिए हम इसका डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जो हमारे इम्पोर्टेंट है, जैसे बरदरा किन को जोड़ता है या हाथीगुड़ा की नाल किन दो को जोड़ती है। एक बार तो सिर्फ आपको इतना पता हो कि भी कौन से दरे कहाँ पे पड़ते हैं, राजस्थान के किस जिले में है, तो इतने मैं रिपीट कर देता हूँ, आप नोट कर लो या फिर हम
आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। पाली के अंदर सीधा याद रखिए 10-12 हाथी पाली में, 10-12 हाथी पाली के अंदर। 10 से है देसूरी की नाल, बर से है बरदरा और हाथीगुड़ा की नाल। ठीक है। उदयपुर में आपको याद रखना है सोम देवता को केड़वा के फूल चढ़ाए, तो सोम से सोमेश्वर दरा, देवारी की नाल, केड़वा से केड़वा की नाल या केलवा की नाल, फुलवारी की नाल। फूल से क्या याद रखना है, फुलवारी की नाल। मैं चिन्हित कर देता हूँ इस प्रकार से हमारे लिए ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, हाथी, 12 और 10, ये 2 जिले हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में देखिए हमारे अन्य जो जिले जहाँ पर कोई नाल या दरा बना हुआ है, तो एक हमारा राजसमंद जिला। और राजसमंद जिले की अगर हम बात करते हैं तो राजसमंद जिले के अंदर भी हमारे 2 या 3 दरे जो आते हैं वो कौन से हैं। तो देखिए हम राजसमंद में एक लाइन में याद रख सकते हैं कि खमली खमली गौर से जीले, खमली गौर से जीले, वरना राज चला जाएगा। वरना क्या चला जाएगा, राज चला जाएगा। यहाँ पर देखिए वरना राज चला जाएगा, चला जाएगा, इतना याद रखते हो तो रख लीजिए, वरना इतना याद रख लो, खमली गौर से जीले। ठीक है। अब क्या है, हम सीधा सा ऐसे कह सकते हैं कि भी यहाँ पर कोई खमली नाम की महिला है और उसे चेता दिया जा रहा है कभी आप गौर से जी लो वरना जो आपका राज है वो चला जाएगा। राज से हमें यहाँ पे ये याद रख सकते हैं कि भी राजसमंद जिला है। ठीक है। तो खमली से है खमली घाट दरा, खमली घाट दरा, खमली घाट जो हमारा दरा बना हुआ है वो खमली घाट राजसमंद के अंदर आता है। गौर से है गोरम घाट दरा, गौर से क्या है, गोरम घाट दरा, ये भी कहाँ पे है, राजसमंद जिले में। खमली घाट दरा, गोरम घाट दरा राजसमंद में। और जिले से क्या याद रखना है, जिलवाणी की नाल, क्या याद रखना है, जिलवाणी की नाल, जिलवाणी की नाल। और जिलवाणी की नाल कहाँ पे बनी हुई है, राजसमंद जिले के अंदर। 3 आपको यहाँ से याद रखनी है। राजसमंद में खमली गौर से जिले, वरना राज चला जाएगा, आके याद रखो या ना रखो वो आपकी मर्जी है। राज से सिर्फ एक शब्द आपके लिए ये आ जाएगा राजसमंद, बाकी खमली से खमली घाट दरा, गोरम घाट दरा गौर से, जिले से जिलवाणी की नाल। अब इसके अलावा हमारा जैसे अजमेर जिला है, अजमेर के अंदर कुछ दरे घाट आ जाते हैं। तो अजमेर की अगर हम बात करते हैं तो अजमेर के अंदर हम ये कह सकते हैं कि भी कैसे याद रखें, तो शिव ने, लाइन कैसे याद रखें, शिव ने बार में कच्ची सुरा पी। अब देखो यहाँ पर बड़ी इजी लाइनें हैं कि शिव ने बार में, बार शब्द आजकल सभी समझते हो, बार, और कच्ची सुरा, सुरा का मतलब क्या है, शराब, कि शिव ने बार में कच्ची शराब पी। अब हमें पता है कभी हम अगर शराब पियेंगे तो शराब पीने के बाद में क्या करेंगे, ऊद मचाएंगे, ऊद यानी शोर शराबा करना। शिव ने बार में कच्ची शराब पी और फिर क्या की, ऊद मचाई, तो ऊद मचाई। ये हमारे अजमेर से जुड़े हुए जितने भी दरे नाल घाट हैं वो सारे आ जाए। शिव से शिवपुरी घाट, शिवपुरी घाट अजमेर के अंदर आता है, शिवपुरी घाट। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कच्छ से, कच्छ, ये जो शब्द लिखा हुआ है कच्छ, कच्छ वाली की नाल, इससे क्या बनाना है, कच्छ वाली की नाल। और कच्छ वाली की नाल भी कहाँ पे पड़ती है, अजमेर के अंदर। यहाँ से सूरा, सूरा घाट, कौन सा घाट है, सूरा घाट। ठीक है। पी से पीपली घाट, पीपली दरा या पीपली घाट, और पीपली घाट भी कहाँ पे पड़ता है, अजमेर के अंदर। उद्वाली की नाल, उद से क्या बनाना है, उद्वाली की नाल, उद्वाली की नाल, ये भी कहाँ पे पड़ती है, अजमेर के अंदर पड़ती है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, शिव से शिवपुरी घाट, कच्छ से कचवाली की नाल, सुरा से सुरा घाट, पी से पीपली घाट, और उद से उद्वाली की नाल, ये सारे के सारे कहाँ पे है, अजमेर के अंदर बने हुए हैं। ठीक है। तो ये हमारे शिवपुरी घाट, कच्चवाली की नाल, सुरा घाट, पीपली घाट और उद्वाली की नाल। ध्यान रखना राजसमंद में है खमली गौर से जिले,
खमले से खमली घाट दरा, गौर से गोरम घाट दरा, जिले से जिलवाली की नाल। अजमेर में है, शिव ने बार में कच्ची शराब पी और शराब पीने के बाद में क्या मचाई, ऊद मचाई। शिव से है शिवपुरी घाट, कच्छ से है कचवाली की नाल, सूरा से है सूरा घाट, पी से है पीपड़ी घाट और उद से है उदवाली की नाल। अब इसके अलावा एकमात्र जिला हमारा जो बसता है वो बसता है बूंदी जिला, और बूंदी के अंदर हमारे कुछ दरे या घाट आते हैं। तो वो कौन से हैं, फिर आपका ये टॉपिक भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। बूंदी की अगर हम बात करते हैं तो कि यहाँ पे हमें याद रखने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि कोई लड़का है जिसका नाम हम देते हैं जैसे राम नाम का कोई लड़का है, कि लाख वो ना ऐसे कहें कि हम कभी थक कर सो गया। अब सो गया तो सोते वक्त उसने दरवाज़ा भी बंद कर लिया। अब क्या हम उसे उठाने के लिए क्या कर रहे हैं, कि लाख बार दरवाज़ा खटखटाने पर राम को चेता आया। लाख बार दरवाजा खटखटाने पर राम को क्या आया, चेता आया। अब मैंने अभी कहा ना भी कोई लड़का है वो अपना दरवाजा बंद करके सो गया है, तो उसे उठाने के लिए, उसे जगाने के लिए हमने क्या किया कि लाख बार दरवाजा खटखटाया, तब जाकर राम को क्या आया, चेता आया। अब लाख से हमें क्या बनाना है, लाखेरी दरा। लाख से क्या बनाना है, लाखेरी दरा। लाखेरी दरा कहाँ पे है, बूंदी में। लाखेरी दरा बूंदी में। फिर खट दरा, खटखटाने से क्या है, खट दरा। और खट दरा भी कहाँ पे है, बूंदी के अंदर। खट दरा बूंदी में। और अंतिम हमें चेतावास की नाल। चेता से क्या बनाना है, चेतावास की नाल। और चेतावास की नाल भी कहाँ पे पड़ती है, बूंदी के अंदर। तो ये हमारे बूंदी के अंदर जितने भी दरे, घाट या नाल बने हुए हैं उनके बारे में। और एक हमारा देखो, लाख से है लाखेरी दरा, खट से है खटखटाने से है खट दरा, चेता, हाँ यहाँ पर राम, तो यहाँ पे ध्यान रखना, राम से रामगढ़ दरा। और रामगढ़ दरा भी कहाँ पे पड़ता है, बूंदी के अंदर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अरावली पर्वतमाला के अंदर जितने भी पठार आते हैं, अरावली पर्वतमाला के अंदर जितने भी दरे, नाल, घाट बने हुए हैं, वो सारी बात की। अरावली 3 पार्टों में, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली के बारे में हमने अध्ययन किया। उसकी ऊंची चोटियों के बारे में अध्ययन किया। अब हमारे अरावली से एकमात्र चीज़, या अरावली के न कहकर हमारा जो अरावली से जुड़ा हुआ ही नेक्स्ट कल का जो वीडियो रहेगा, वो हम ये देखेंगे कि राजस्थान के अंदर जितनी भी पहाड़ियाँ आती हैं, जैसे कोई सी भी पहाड़ी हो, त्रिकुट पहाड़ी है, जैसे 56 की पहाड़ियाँ, या देसरो पहाड़ी है, जरगा पहाड़ी है, रागा पहाड़ी है, जितनी भी पहाड़ियाँ हैं राजस्थान की, हेमकूट पर्वत है, लोहागरल है, मालखेत पहाड़ी है, चाहे वो सीकर के अंदर, या हमारी नानी शिरडी की पहाड़ी है, जैसे कि पिछले राजस्थान पुलिस में पूछा गया उदयनाथ पर्वत जो अलवर का था, क्वेश्चन आया भी था उससे। तो सेवर की पहाड़ियाँ हैं, या जितनी भी पहाड़ियाँ हैं राजस्थान के अंदर, जो जहाँ पे जिस जिले के अंदर पड़ती है, उन सभी पहाड़ियों का हम अध्ययन करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद आज के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें। धन्यवाद आप सभी का।